जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, आज की क्लास डी सेट की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, 2021 में आपका जो पेपर हुआ था, उसको उर्दू मीडियम का पेपर मैंने पूरा लिया है। आपका 100 क्वेश्चन आएगा। आज के क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सवालात आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्लाइड आपको थोड़ा सा अलग दिख रही। डायरेक्ट पेपर मैंने उठाया है, इसका सिर्फ कलर बदला है। ठीक है, तो इसको बाद में मैं पढ़ाने के बाद टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, एक बार आप इसका रिवीजन भी करेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, सबसे ऊपर लिख के आएगा तेलंगाना स्टेट कमिश्नर एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, आपको पता है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या सवालात आ रहे हैं। इसका एनालाइज करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है और किस तरह से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता है, सबसे पहले जो आपका है सिलेबस, उसमें है जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। जनरल नॉलेज जिसको हम क्या कहते हैं, आम मालूमात और तदरीसी रुझान। ठीक है, सबसे पहले इसके कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। देखिए, आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल ऐसे लेटा के, यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे, तब आपको स्लाइड क्लियर दिखेगी, तब क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आम मालूमात के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, जदीद ओलंपिक का इनेकाद पहली मर्तबा इस साल में हुआ, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किस साल में हुआ। अब देखिए, पहले से इसमें ऑप्शन दिया गया है 1896। आम मालूमात जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर की क्लास है, उसमें मैंने डिटेल से ओलंपिक के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, एक बार आप उसको ज़रूर वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह मुफीद होगा। तो आपको पता हो गया कि स्पोर्ट्स से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको देख करके जाइएगा। दूसरा सवाल जो आपका पूछा गया है, दूसरा आपका कंप्यूटर से पूछा गया है। किससे? कंप्यूटर से। कहा गया है कंप्यूटर की चिप में बुनियादी अनासिर, कंप्यूटर में जो चिप लगाई जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है। पूछा गया है सिलिकॉन से या कार्बन से या आयरन से या यूरेनियम से। ठीक है, देखिए यूरेनियम से सब चीज़ें नहीं बनती। ठीक है, यूरेनियम से तो आपका एटम बम बनता है। ठीक है, आयरन से भी नहीं। ठीक है, कार्बन से भी नहीं, सिलिकॉन। देखिए, इस पर हरा ऑप्शन लगाया भी गया क्योंकि जो आपका पेपर में निकाला हूँ उसमें पहले से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बस इसको इसलिए हल करा रहा हूँ, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से सवालात पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल आपका है, आपका जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात का है। क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी। आज जो एक कांग्रेस पार्टी है, इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जब इसकी बुनियाद रखी गई, इसकी बुनियाद रखने वाले में कौन थे? ईओ ह्यूमी। ठीक है, होम करके नाम आएगा, ह्यूम करके, वही इसके बानी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू भी नहीं है, दादा भाई नौरोजी भी नहीं है, वीएच बनर्जी भी नहीं है। ठीक है, ह्यूम करके नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे पता चल गया आपका हिस्ट्री से भी आम मालूमात में सवालात पूछे जाएंगे। आगे क्या है? आर के नारायण की मालगुडी डेज। मालगुडी डेज क्या है? देखिए, आर के नारायण करके एक राइटर हैं। ठीक है, ये तेलुगु राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन से?
मालगुडी डेज। तो पूछा जा रहा है जो मालगुडी डेज एक किताब है, इसमें इस किताब में क्या है? कहानी का मजमुआ है, नज़्मों का मजमुआ है, ड्रामा या नाटकों का मजमुआ है, या इंशाइयों का मजमुआ है? एक कहानियों का मजमुआ है, छोटी छोटी कहानियाँ उसमें जमा की गई हैं। तो इससे पता चल गया आपको बुक से भी सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कोई बुक है बहुत मशहूर है, उसके आथर कौन है, उसमें क्या लिखा है, इससे भी सवालात आपके पूछे जाएंगे। पांचवा सवाल क्या है? बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम। जैसे कोई बहादुरी का काम अगर हिंदुस्तान में करता है तो उसका सबसे बड़ा इनाम कौन से दिया जाता है, ठीक है। तो परमवीर चक्र। जैसे कभी कभी आप देखेंगे सरहदों पर लोगों की हिफाजत करते हुए अगर कोई शहीद हो जाता है, ठीक है, तो बहादुरी का उसको इनाम, या किसी ने कोई ऐसा काम किया जिससे 10-20 लोगों की जान बचा ली, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, खास तौर पे 26 जनवरी के दिन, ठीक है। चलिए आगे छठा। अब 5 सवाल आपके किसके आ गए? 5 सवाल आपके 5 नंबर के, ये आपके जनरल नॉलेज के आ गए, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपने देखा कि अवार्ड से सवालात पूछे जा रहे हैं, इसी के साथ हिस्ट्री से सवालात पूछे जा रहे हैं, ओलंपिक का मतलब खेल यानी स्पोर्ट्स से सवालात पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि किस फील्ड में हमें पढ़ना है, ठीक है। ओलंपिक के बारे में डिटेल से देख के जाइएगा। अब हो गया। अब छठा सवाल, अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालात पूछे जा रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है मुंदरजा झेल स्कूल में वो स्कूल जो बच्चों के हुकूक पूरा कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, एक ऐसा स्कूल जो एक ही उम्र वाले तमाम बच्चों को एक ही जमात में दाखिला देता है, उनके तनव्वु से कतई नज़र, जैसे उनकी बसारती, उनका नक्स, समाअती नक्स, सीखने में कमज़ोरी, जहन वगैरह। ये आपका सवाल किससे पूछा जा रहा है? एक टर्म यूज़ की जाती है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या कहा जाता है? क्लास रूम। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब यह है शुमूलियाती क्लास, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जा सकता है, इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एक चीज़ याद, इस पॉइंट को अगर आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह इससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आएगा आप गलत नहीं करेंगे। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? ये है कि आज की पॉलिसी एजुकेशन की कह रही है कि हम एक ही छतरी के नीचे, इंक्लूसिव क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, एक ही छतरी के नीचे हम सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे एक क्लास है, मान लो 6 की क्लास है या 5th की क्लास है, उसमें एक उम्र के, ठीक है, जो भी उनकी उम्र 9-10 साल बने, एक उम्र के सारे बच्चे, ठीक है, एक उम्र के सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अब उसमें से कोई बच्चा कम जहन का है, किसी बच्चे को देखने में परेशानी है, किसी बच्चे की हाइट कम है, कोई बच्चे का कोई नुक्स है, जैसे यानी आप पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसको, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्कलकुजिया है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसको आप बाद में पढ़ेंगे अपने जब डिप्लोमा इन एजुकेशन करेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सब सीखने में यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कही जाती है। तो कहा जा रहा है कि कोई बच्चा अगर छोटा है, कोई बच्चे को कम दिखता है तो उसको क्लास में आगे बिठाइए, कोई बच्चे की हाइट कम है उसको आगे बिठाइए, किसी को कम समझ में आता है दोबारा समझाइए। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन बैन है, किसी बुनियाद पे ज़ात के, उसकी बिरादरी के उसका आता है, बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग आप नहीं करेंगे।
इस चीज़ को आप इंक्लूसिव एजुकेशन, एक ही छतरी के नीचे हर तरह के बच्चों को आप शामिल करेंगे, यही ऑप्शन, ठीक है, वही जो स्कूल ये काम करता है वो सब बच्चों के हुकूक को पूरा करने वाला है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन अगर कहीं आ गया तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। आगे कुछ एजुकेशन से रिलेटेड टर्म है, उसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। क्या है? एक है NDEAR। NDEAR को फैलाइए, यानी उसका फुल फॉर्म बताइए। उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, आर्किटेक्चर। तो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, खास तौर पे जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, ठीक है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन कहा जा रहा है इसके ज़रिए कि आजकल के बच्चों को टेक्निकल नॉलेज ज़रूर दी जाएगी। तो कहीं भी डिजिटल का नाम आ गया तो आप उधर टिक कीजिएगा, क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है। हम मोबाइल से, मैं अपने यहाँ बैठ कर के पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी डिजिटल का दौर है। बच्चे कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब क्या है? डिजिटल का दौर है, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल से पढ़ाने की बातें भी की जा रही हैं। आगे देखिए, आगे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका सवाल किससे पूछा जा रहा है? आपका सवाल पूछा जा रहा है, एक मिनट, चलिए, कौमी तालीमी पॉलिसी, इससे भी सवाल आता आपके पूछे जाएंगे। 2020 में बनी है, लेकिन धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंट हो रही है, कुछ स्टेट इम्प्लीमेंट इसको कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक टर्म यूज हुई है, ECCE। क्या है? ECCE। सबसे पहली चीज, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपकी पूछा जाए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखिए, ECC, आगे क्या है? ई, पहले ई से अर्ली, क्या है? अर्ली, पहले ई से अर्ली। दूसरे से चाइल्ड, पेन बहुत अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी आप समझ जाएंगे। ये है केयर, और ई आप सभी लोग बता देंगे। ई क्या है? एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर ऑफ एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कहीं लिख के रखिए, इंशाल्लाह हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। पूछा जाएगा तो आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन क्या कह रहा है? माकबल तहतानवी ता जमाते दोम तक बच्चों के ऊपर ज़्यादा केयर किया जाएगा। एक रिसर्च में पाया गया है 6 साल के बच्चे को 85% मेंटल डेवलपमेंट उसका हो जाता है 6 ईयर का, 6 ईयर तक पहुंचते पहुंचते। और 6 ईयर में बच्चा क्या है, स्कूल पहले जाता था, लेकिन अब क्या है, अब 3 साल पे जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से इसमें ऐड किया है कि ताकि कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूं। पहले एजुकेशन आपकी किस तरह से दी जाती थी, इस डायग्राम से हम समझेंगे। पहले बच्चा क्लास 6 में होता था, तब उसको स्कूल में डाला जाता था, ठीक है। 6 साल का हुआ तो फर्स्ट क्लास में गया, और फिर 6 से 16 साल तक पढ़ता था, यानी 10 साल तक रेगुलर पढ़ता था, तो क्लास 10th जो है पास करता था। उसके बाद 16 से 18 साल तक का बच्चा क्या है, 18 साल का बच्चा क्या पास करता था? क्लास 12th यानी 12, ठीक है। क्या पास करता था? क्लास 12th यानी
12 पास करता था। ठीक है, चलिए, लेकिन अब क्या हो गया, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ने 4 स्टेज में चीज़ों को बांटी है, 4 स्टेज में चीज़ों को बांट रखा है। पहला क्या है, फाउंडेशनल। फाउंडेशनल में क्या कहा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले क्या था, 10 + 2 + 3। पहले एजुकेशन सिस्टम ये था, पहले बच्चा 1 से 10 तक पढ़ेगा, उसके बाद 10 के बाद 11 12 यानी 12 पढ़ेगा, फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। लेकिन अब सिस्टम आपका क्या बन गया है, आपका सिस्टम अब बन गया है 5 × 3 3 4। या तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो याद रखिएगा अब क्या है, पहले 5 आएगा, 5, उसके बाद 3 3 4, 5 3 3 4, इसको रट लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको एक समझ लेंगे तो इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अब क्या कहा गया है कि 5 साल तक बच्चे का क्या होगा, 5 साल तक बच्चे का फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन में क्या है, 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन उसका कराया जाएगा, 3 साल का होगा, उसको स्कूल भेजा जाएगा। उस स्कूल का नाम क्या हो सकता है, या तो प्ले स्कूल हो सकता है, या तो आंगनवाड़ी हो सकता है, या तो बाल वाटिका, जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ हैदराबाद में आप देखेंगे जो गवर्नमेंट के हैं उसको आंगनवाड़ी भी कहते हैं, और कहीं जो है आप जाएंगे तो नर्सरी, LKG, UKG 3 साल इस तरह से पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं। ठीक है, नर्सरी, LKG, UKG, फिर 3 साल पढ़ने के बाद फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा, तब बच्चा जो है 6 साल का होता फर्स्ट में, तो 3 साल वहाँ पढ़ेगा यानी प्ले स्कूल में, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसको कहते हैं फाउंडेशनल। तो ECCE में किसकी बात की गई, यही फाउंडेशनल की बात की गई है। किसकी बात की गई है, फाउंडेशनल की बात की गई है। आप देख सकते हैं यही है, यानी माकबल तहतानवी ता जमाते दोम। माकबल तहतानवी में कितना होगा, माकबल तहतानवी में 3 साल पढ़ेगा, यानी नर्सरी, LKG, UKG, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यही आपका क्या है, फाउंडेशनल, जो मैंने अभी बताया फाउंडेशनल। उसके बाद फिर बच्चा क्या है, क्लास 3 से 5 तक। और यही एक बात ये भी समझ लीजिए, जो आपका ये आप DSET का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, इसमें 2 तरह का आपका डिप्लोमा होगा। एक आएगा इसमें पढ़ाने के लिए, किसमें, फाउंडेशन में पढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी प्री प्राइमरी में पढ़ाने के लिए इधर रहेगा। ठीक है, और आगे दूसरा आप जो है 3 से 5 तक पढ़ाने के लिए अलग, यानी प्राइमरी माना जाएगा। अब जो कहा जा रहा है, ठीक है, फाउंडेशन में यानी प्री प्राइमरी में पढ़ाने के लिए अलग आप B.Ed करेंगे, क्योंकि बहुत लोग सवालात पूछते हैं। ठीक है, अब फिर क्या है, 3 साल तक कैसे पढ़ेगा, 3rd में, 3 में, 4 में, 5 में, ये हो गया 5 साल फाउंडेशन, 3 साल क्या हो गया, 5 3 8, 8 साल हो गया। ठीक है, 8 साल में बच्चा क्या हो गया, क्लास 5th पास हो गया, यानी प्राइमरी पास हो गया। ठीक है, 5 साल फाउंडेशन पढ़ा, 3 साल यहां पढ़ा। ठीक है, 6 7 8, 5 3 8, 8 साल है, और 8 में 8 + 3 जोड़िए कितना हो गया, 8 9 10 11, यानी 11 साल का बच्चा क्लास 5th पास करेगा। ठीक है, फिर 3 साल क्या रहेगा, ये 3 साल क्या रहेगा, ये 3 साल आपका रहेगा अपर प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं 6 से 8th तक, 6 में, 7th में, 8th में 3 साल, 8 पास हो गया। उसके बाद 4 क्या है, 4 आपका रहेगा 9 10th 11 12th, ये क्या हुआ आपका सेकेंडरी। तो पहला हुआ फाउंडेशन, दूसरा प्राइमरी, तीसरा मिडिल, चौथा सेकेंडरी। समझ में आया तो एक बार लाइक कीजिए।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी यही है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं सोचा कि आपको डिटेल से समझा दूं। ठीक है, क्लास अगरचे लंबी होगी, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इधर उधर किताबें भटकने से बहुत फ़ायदा नहीं होता, टू द पॉइंट चीज़ें स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो एक बार लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ गए। ठीक है, चलिए आगे है, आपके मुताबिक दर्जा झेल में से यह जमात मिसाली कौन सी क्लास आइडियल क्लास कहलाएगी? वह जमात जिसमें शोर हो रहा है, जैसा कि सारे बच्चे सीखने के लिए मुख्तलिफ मशगलों में मसरूफ़ हैं। यही आपका सही माना गया है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, वो जमात जब टीचर लेक्चर दे रहा हो मुकम्मल खामोशी हो, गलत है। वो जमात जहाँ तदरीस के लिए सिर्फ, एक बात याद रखिएगा, जो ऑप्शन आपको एक्सट्रीम की तरफ ले जाए, जहां ओनली वगैरह लगा हो, फ़कत लिखा हो, सिर्फ लिखा हो, आंख बंद करके 99% है कि वो गलत ही आपका होगा। ठीक है, कुछ ट्रिक रखिए। सिर्फ डिजिटल असबाक का इस्तेमाल सिर्फ जहां आ जाए वो गलत रहता है। ठीक है, वो जमात जिसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन क्यों सही है? देखिए, सही है तो क्यों सही है, यही हम तो ऑपरेशन करने बैठे हैं। तो क्यों सही है अगर आप जान लेते हैं तो इंशाल्लाह इस पैटर्न पे कोई भी सवाल आया तो आप उसको हल करके आएंगे। क्यों सही है? देखिए, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, टीचर क्या है, पैसिव है, वो ऑप्शन 99% आपका 99% वही ऑप्शन आपका सही होगा, बल्कि 100% मैं कह सकता हूँ। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वही ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए, वो जमात जिसमें शोर हो रहा हो, जैसा कि सारे बच्चे सीखने के लिए मुख्तलिफ, यानी टीचर ने हर एक बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट करके एक्टिविटीज करा करके उसको सिखा रहा है, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है। तो बच्चा एक्टिव है कि नहीं? जब बच्चा एक्टिव होगा, वही आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है, जो भी अप्रोच, जो भी टेक्निक, जो भी मेथड हम पढ़ाने में इख्तियार करेंगे, वो क्या, उसमें क्या होगा, बच्चे को सेंटर में यानी मरकज में रह करके पढ़ाएंगे। बच्चा एक्टिव रहेगा, टीचर पैसिव रहेगा। टीचर क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर, यानी बच्चों को कहीं जहां दुश्वारी आती है वहां उनकी सहूलियत फराहम करने वाला। आप बच्चों से खुद करके कहिए कि खुद करके सीखिए, जहां नहीं आएगा वहां हम बताएंगे। तो जिसमें बच्चा करके सीख रहा है 99 बल्कि 100%, वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, डीएलएड कोर्स के इंतखाब के लिए आप दर्जा झेल में से किस बयान से इत्तफाक करेंगे? आप डीएलएड ही के लिए तो डीसेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो डीएलएड का फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले। ठीक है, डिप्लोमा इन, ईएल से मतलब एलिमेंट्री, डी से डिप्लोमा, और ई और एल से एलिमेंट्री, और ईडी से मतलब एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप ले रहे हैं एडमिशन। ठीक है, आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट है। ठीक है, आप दर्जा झेल में से किस बयान से इत्तफाक करेंगे? मुझे जल्दी सरकारी मुलाजमत मिल जाएगी, बहुत लोग सोचते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेल्फिश वाला जवाब है। बहुत लोग कहेंगे, मैसेज भी करते हैं, सर अगर हम ये कर लेंगे, डीलेट करेंगे तो हमें नौकरी पक्की है, 100% पक्की, ऐसा भी सवाल पूछते हैं। ठीक है, सेल्फिश वाला सवाल है, इसलिए गलत माना जाता है। ठीक है, मेरी फितरी ख्वाहिश है कि बच्चों को सीखने में मदद करूं। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू कहीं होता है तो यही बोलिएगा कि पूछ सकते हैं आप डीलेट क्यों कर रहे हैं, आप किस लिए आए हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने? तो यही है कि मेरी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश ये है कि ताकि हम बच्चों को कुछ सिखा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, चलिए
ये इंटरमीडिएट के बाद फौरन ऑफर किया जाता है, ये सब क्या है, ये सब सेल्फिश वाला है, लालच वाला। मैं अपनी माँ की तरह टीचर बनना चाहता हूँ, ये सब जवाब उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जो जवाब बच्चों के फायदे के लिए है वही सही माना जाएगा, ठीक। तो आपका ये दूसरा वाला आपके बोर्ड ने भी इसी को सही माना है, ठीक है। अब आपके 10 सवाल हो गए। देखिए टाइम तो लग रहा है लेकिन हम बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आपका आएगा इंग्लिश। इंग्लिश मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सबका आएगा, ठीक है, कोई इससे बच नहीं सकता, ठीक है। इसमें कितने हैं, 10 नंबर के 10 सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द डॉग रैन डैश द रोड, द आगे है सुटेबल, ठीक है, प्रीपोजिशन इज, यानी कहा जा रहा है द डॉग रैन डैश द रोड, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सा आएगा बताइए। ऑफ द रोड यानी रैन ऑफ द रोड, या इन द रोड, अलोंग द रोड, अंडर द रोड। प्रीपोजिशन बहुत ही अहम टॉपिक मानी जाती है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें लिखा है इंग्लिश फॉर टीजी टेट, ठीक करके प्लेलिस्ट है, उसमें से जाइएगा, उसमें 15-16 क्लासें हैं, उसमें प्रीपोजिशन वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। सारी देख लेंगे तो आपका इंग्लिश 10 नंबर का तैयार हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर आप जाइए प्ले लिस्ट में, उसमें से जो इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश यानी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर टीजी टेट करके ऐसे है, ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अंडर का इस्तेमाल आपको पता होता है, कोई चीज़ जैसे टेबल के अंदर रहे उसको टेबल के नीचे कोई है उसको अंडर कहेंगे, ठीक है। द डॉग रैन, जब दौड़ा है तो अंदर तो दौड़ेगा नहीं है, तो 100% रॉन्ग है। रैन ऑफ यानी रन का सेकंड फॉर्म रैन आता है, ठीक है। ऑफ इन तो आएगा, इन का मतलब कोई चीज अंदर अगर है, जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठे हुए हैं तो इन आता है। अलोंग का मतलब होता है, अब कुत्ता मान लो ये रोड है, ठीक है, अब कुत्ता जब दौड़ेगा तो ये रोड पे दौड़ेगा ना, तो रोड की लंबाई को कवर करते हुए दौड़ेगा। अलोंग का मतलब ये है कि किसी की लंबाई कवर करते हुए चलना। अलोंग जो आपका प्रीपोजिशन यानी हर्फ जार इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ही यही होता है। तो रैन अलोंग द रोड वाला ऑप्शन इसीलिए सही है क्योंकि किसी की लंबाई जब कवर करते हैं उसके लिए अलोंग प्रीपोजिशन यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से सवालात आएंगे। कभी कभी ऐसे आपके वर्ड दे दिए जाते हैं, उसकी सही स्पेलिंग बतानी होती है। कहा 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें से किसकी स्पेलिंग सही है, जैसे इसकी स्पेलिंग सही है प्रोमिनेंस, NENCE, यही ऑप्शन सही है। प्रोमिनेंस का मतलब क्या, शोहरत, हाँ शोहरत होती है, ठीक है, शोहरत, प्रोमिनेंस। तो आप इंग्लिश के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसकी स्पेलिंग भी देख करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हु स्टोल योर बाइक, किसने तुम्हारी बाइक को चुरा लिया। अब आपका एक्टिव पैसिव भी मैंने डिटेल से पढ़ाया है, प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है इसमें, चलिए इसको लेते हैं। क्या है, हु स्टोल योर बाइक, किसने तुम्हारी बाइक को चुराया। तो हु को जब पैसिव में यानी कोई फेल यानी कोई जुमला अगर मुस्बत क्या कह रहे हैं उसको, मारूफ है, उसको जब आप मजहूल बनाएंगे यानी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसका रूल है, ठीक है। तो हु के लिए बाई होम यूज किया जाता है, तो ये दोनों तो सही है। आगे देखें, बाई होम वाज योर बाइक स्टोलन, बाई होम योर बाइक स्टोलन। देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ एक इस फॉर्म में है, पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें जो हम क्या नाम है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं इज, एम, आर या वाज वर्ब में से, तो क्या यूज करेंगे,
यानी जो कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट में है तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज जरूर करते हैं। तो स्टोल क्या है, पास्ट सिंपल में है, तो जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हम करेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस में यानी पास्ट का कॉन्टिन्यूअस वाज या वर यूज होता है, तो यहाँ एक के बारे में है तो इसलिए वाज यूज होगा, और हु के लिए बाई होम यूज होता है, तो बाई होम वाज योर बाइक स्टोलन, यानी किसके जरिए किसके द्वारा आपकी बाइक को चुराया गया। तो समझ गए आप, हु है तो बाई होम आएगा, अगर कहीं एक ही ऑप्शन है तो बाई होम वाला सही करके आइएगा। और इसी के साथ अगर सेकंड फॉर्म में है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब को तलाश करेंगे। तो वाज यहाँ है इसलिए सही है, यहाँ पर नहीं इसलिए रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, वैसे वीडियो एक बार देख लीजिएगा एक्टिव पैसिव का, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे है एक्टिव पैसिव से एक सवाल, आगे दूसरा सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कोई बात डायरेक्ट कही जाती है, ठीक है, कोई बात डायरेक्ट कही जाती है, कोई बात इनडायरेक्ट कही जाती है। ठीक है, डायरेक्ट जो कही जाती है यानी खुद या किसी का कौल नकल करते हैं, इनडायरेक्ट मतलब है कि उसको घुमा करके नकल करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक क्लास आप देखिएगा, उसमें जा करके आपका डाउट क्लियर होगा। इसमें क्या है, ही शी सेड उसने कहा। आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तभी रिपोर्टेड वर्ब आगे जो है उसमें चेंजिंग आती है। अगर ये जो पहले वाला वर्ब है इन्वर्टेड कामा से पहला, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो उसमें आगे वाले में चेंजिंग नहीं होती। आगे क्या है, आई हैव बेक्ड आ केक, मैं एक केक सेक चुका हूं। जैसे केक ला करके आग पे सेकते हैं ना, उसी के लिए कहते हैं बेक। तो एक चीज याद रखना कि अगर देखिएगा इन्वर्टेड कामा से पहले जो वर्ब है अगर पास्ट का है तो आगे वाले में चेंजिंग जरूर आएगी। चेंजिंग अक्सर क्या होती है कि अगर प्रेजेंट में है तो उसको उठा करके पास्ट में लेकर चले जाते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो उठा करके उसको पास्ट में लेकर चले जाते हैं। जैसे आई हैव बेक्ड, तो हैव की जगह अब जब पास्ट में लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, हैड आएगा। तो देखेंगे किस वाले में हैड है, देखिए इसमें हैड है, शी सेड दैट। अब देखिए अब इसको बदलते हैं इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शी है तो शी के अकॉर्डिंग शी ही आएगा। शी सेड डैट शी हैड, यहां हैव था उसको पास्ट में ले गए तो क्या बन गया, हैड बन गया। शी हैड बेक्ड आ केक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा तो इंशाल्लाह मदद मिल जाएगी। चलिए आगे है लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी क्या है, एक ख्वाब की मानिंद है, ख्वाब की तरह है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी देख के जाइएगा। फिगर ऑफ स्पीच से सवालात पूछे जाते हैं। एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर। इन्हीं दोनों से ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों से। देखिए सिमिली में एक चीज़ याद रखना, मेटाफर कब होगा, मेटाफर को उर्दू जुबान में कहते हैं इस्तेआरा। क्या कहते हैं, इस्तेआरा। इस्तेआरा में क्या होता है कि जिससे तशबीह, एक को तशबीह दूसरे से तशबीह दी जाती है तो उसमें जो है वजह शिबा यानी जिससे तशबीह दी जाती है वो चीज़ अदाते शिबा तशबीह देने वाली चीज़ों को नहीं जिक्र करते हैं। ठीक है, तो मेटाफर वहीं आएगा। इंग्लिश में कैसे आप पहुंचेंगे, मेटाफर वहां जहां कोई एज या लाइक, ठीक है, एक मिनट पेन नहीं चल पा रहा है, यानी लाइक एज आ गया, लाइक आ गया, कहीं अगर इस तरह के है, एज है, लाइक है, इसकी तरह है, इसके मानिंद है, अगर इस तरह का वर्ड आ गया तो आपका सिमिली होगा। अगर ये सब नहीं है तो क्या है, तो आपका मेटाफर होगा। इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सही होगा, आपके जो पूछा जाएगा। ठीक है,
तो सिमिली मेटाफर में से बार बार पूछा जाता है। सिमिली में एज ए लाइक करके आता है, मेटाफर में नहीं होगा, ठीक है। इसमें किसी चीज़ की तस्वीर, यानी लाइफ एज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी क्या है, ख्वाब है। अगर यहीं आ जाता लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी ड्रीम की तरह है, तो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता, जिसको हम कहते हैं यानी तशबीह, ठीक है, जिसमें मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों आते हैं और अदाते शिबा भी यूज किया जाता है। चलिए आगे क्या है, शीला गॉट अ गुड जॉब डैश हर ओन एबिलिटीज एंड स्किल्स, इसमें खाली जगह को भरना है। इन एडिशन टू का यूज कब होता है, जब कोई बात कही जाती है उसके बाद अतिरिक्त उसके अलावा कुछ बात कहना होता है, वहां इन एडिशन टू यूज किया जाता है। यहां उसका सेंस ही नहीं बन रहा है। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है किसी के अलावा कोई और चीज इख्तियार करना, ठीक है। जैसे कहा आई टुक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, यानी ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहां इसका भी सेंस नहीं है। अहेड ऑफ, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ मतलब होता है अपने बलबूते पर, और यही सही है। यानी शीला गॉट अ गुड जॉब बाई मीन्स ऑफ हर ओन एबिलिटीज एंड स्किल, अपने खुद की सलाहियत की बुनियाद पर अब उसे एक अच्छी जॉब मिली, तो बाई मीन्स ऑफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका खाली जगह भरने के लिए पूछा जाएगा। आगे क्या है, हैव यू मोर राइस, ये है क्वेश्चन टैग। क्या है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की मैंने क्लास गालिबन 6ठी या 7वीं क्लास है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन टैग से सवालात पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी मुस्बत जुमला है, तो क्वेश्चन टैग मनफी में बनता है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अगर मनफी में है तो मुस्बत में होता है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। क्वेश्चन टैग कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन टैग हमेशा अक्सर क्या पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, विल है, शैल है, डू है, डज है, डिड है, ये सब पहले आएगा। अगर जुमला पहले मुस्बत है तो वो क्या हो जाता है, मनफी होकर के आता है, ठीक है। ये सब ट्रिक अगर जहन में रखते हैं तो इंशाल्लाह क्वेश्चन टैग आप सही करके आएंगे, ठीक है। हैव सम मोर राइस, हैव यू क्या आप रखते हैं, ठीक है। चलिए, यानी विल यू यानी हैव कहीं आया, हैव करके अगर हैव सम शुरू में अगर हैव आया किसी, तो उसका क्वेश्चन टैग किससे, विल से बनेगा। एक चीज याद रखना, बस इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप हल करके इंशाल्लाह आएंगे। आगे क्या है, सिविल लिबर्टीज वर फर्दर, ठीक है, करटेल्ड। करटेल्ड मतलब होता है किसी चीज पर लगाम लगाना यानी रोक देना। तो आपका अगर वर्ड पावर मजबूत होगा तो आप सही करके आएंगे। पूछा जा रहा है इसमें करटेल का मतलब क्या होगा, सिविल लिबर्टीज यानी जो शहरी आज़ादियां बहुत सारी हैं उस पर लगाम लगा दिया गया, यानी उसको रोक दिया गया। तो क्या आएगा, एनहांस, ये तो गलत है, लास्ट गलत है। रिड्यूस यानी किसी चीज में कमी करना, मैं बता नहीं, लगाम लगाना, लगाम लगाओगे तो कमी हो जाएगी, तो कमी करना, तो रिड्यूस के माने में ये आपका यूज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अलाइफ कहा है, क्या है देखते हैं 19 नंबर पे, अलाइफ स्टोरी रिटन बाय समबॉडी एल्स, किसी दूसरे के जरिए किसी के जिंदगी के बारे में कोई चीज लिखी जा रही है, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, अ लाइफ रिटन बाय समवन,
एल्स, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी, हिस्ट्री, बायोग्राफी। अगर आप किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई बुक लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? बायोग्राफी। और अगर अपने बारे में खुद ही आप लिख रहे हैं, अपने पेन से अपने बारे में लिख रहे हैं, उसको ऑटो। तो याद रखिएगा, जहाँ कहीं ऑटो का लफ्ज़ हो जाता है, उसका मतलब होता है बजाते खुद, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ बजाते खुद करना, ठीक है। तो उसको ऑटो कहते हैं। यहाँ क्या है? किसी ने किसी के बारे में लिखा, उसको बायोग्राफी कहेंगे, ठीक ठीक है। चलिए, और अगर ऑटोबायोग्राफी पूछ ले तो उसका मतलब बजाते खुद कोई अपने ज़िंदगी के बारे में लिख रहा है। यू मस्ट, उसके बाद डैश है, योर एक्सपेंसेस, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। यू मस्ट क्या कहेंगे? कट ऑफ, कट इनटू, कट डाउन। कट डाउन का मतलब कमी करना। तो फ्रेजल वर्ब भी पूछे जाएंगे, इसको भी देख के जाना, ठीक है। यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंसेस, जो आपके खर्च हैं डेली के, उसमें कमी लाइए, नहीं तो वरना क्या होगा? यू विल बी इन ट्रबल, आगे परेशानी में हो जाओगे। 1 साल के बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा बचा बचा कर खाइए। चलिए, उसके बाद क्या, नंबर 3 पे आपका क्या पूछा जाएगा? जनरल उर्दू। उर्दू के 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि टीजी टेट जून 2025 के लिए मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ, उसकी 2 क्लास हो चुकी है। अभी टीजी टेट 2025 अभी 3 महीना पहले जो हुआ था, उसमें मैंने उर्दू की सारा चैप्टर, सारी क्लासें लिया हूँ। आप टीजी टेट, आप 2025 वाला जो उर्दू का बैच है, उसमें से हर एक वीडियो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप 20 नंबर में से 18 नंबर 20 नंबर तक भी ला सकते हैं, ठीक है। उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि अब हर एक में, अब डी सेट में हर एक की वीडियो बनाना उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं सोचा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑपरेशन करके, एनालाइज करके, तहलील करके, तज्जिया करके मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो कितने नंबर का आएगा आपका? 20 नंबर का, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या है? शमीम एक शर्मीली लड़की है। शमीम की जगह आना चाहिए था शमीमा, क्योंकि शमीम आप देखेंगे मर्दों का नाम होता है। तो क्या करेंगे? लिख दिया गया तो समझेंगे। शमीमा एक शर्मीली लड़की, शमीमा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी नाम है किसी के, उसने कुछ भी रख दे, शमीमा होना चाहिए था, ठीक है। एक शर्मीली लड़की है। इसमें क्या है? शर्मीली क्या है? कौन सी सिफत है? सिफत निस्बती, सिफत ज़ाती, सिफत मिक़दारी। अभी दूसरी क्लास में मैंने जो टीजी टेट 2000 जून 2025 की दूसरी क्लास लिया मैंने, उसमें अभी मैं सिफत के बारे में डिटेल से समझाया हूँ। सिफत निस्बती क्या होती, ज़ाती क्या होती है, मिक़दारी। सिफत ज़ाती, ये सिफत ज़ाती है, क्या है? शर्मीली। उसकी खुद ज़ात, उसकी ज़ात की सिफत है कि वो आदमी शर्मीला है, ठीक है। आगे क्या है? सिफत निस्बती, हो सकता है आपकी पूछा जाए। निस्बती है कि जो किसी के निस्बत, जैसे आप मान लो हैदराबाद में रहते हैं, कोई आपको क्या कह दे? हैदराबादी। कोई दिल्ली में रहता, क्या कह देंगे? दहलवी, ठीक है। कोई मदीना का है, क्या कहेंगे? मदनी। तो क्या है? सिफत निस्बती हो जाती है, ठीक है। यहाँ ज़ाती होगा। आगे है, क्या है? एक आपको शेर दिया गया है, नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। तो ये चमक चमक क्या है? तरकीब इजाफी है, लफ्ज़ी है, तजाद इजाफी है, करीबुल माना है। ये तकरार लफ्ज़ी, चमक चमक 2 बार आया ना, तो लफ्ज़ का तकरार, यानी तकरार आया तो तकरार लफ्ज़ी माना जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ, ये आपका जो ख़ास तौर पे आपने
एट्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में जो उर्दू की किताबें पढ़ी हैं उसमें का जो चैप्टर है अलग अलग, ठीक है, उससे मुतालिक भी सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। टेंथ तक की जो उर्दू है उसी में से सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। उस पर नोट बन रहा है, इंशाल्लाह हो सकता है जल्दी ही, यानी एक हफ्ते के अंदर अगर नोट अगर आ जाता है तो, क्योंकि नोट दूसरे लोग बनाते हैं तो आपको नोट जो है 99 में, ठीक है, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, 20 नंबर का नोट, ठीक है, 20 मार्क्स के इंशाल्लाह, ठीक है। काम इस पे चल रहा है, एग्ज़ाम से पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार व्हाट्सएप में हमें रिमाइंड कराइएगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर ही में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि नोट बनाना दूसरे लोगों का काम है, मैं नहीं बना पाता हूँ, टाइम कम है। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9873603812, ठीक है। चलिए, इसके मुसन्निफ कौन है? शिबली नोमानी, ठीक है। टू द फैक्ट चीज़ें हैं। 24 नंबर पे क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक दानिश डैश खलीफा गुजरे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का चैप्टर गालिबन क्लास 8th में, यानी 8वीं की क्लास उर्दू की देखेंगे उसमें इनका चैप्टर है, ठीक है। और 8वीं या 9वीं में उनका भी है, ठीक है, शिबली नोमानी का भी है। तो क्या है? दानिशमंद खलीफा गुजरे हैं, ठीक है। आगे है लफ्ज़ शमा की कीमत क्या है? इसका मतलब आपको इल्म आदात पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आप जाएंगे वीडियो उसमें देखेंगे प्ले लिस्ट में जो टीएस टेट के लिए उर्दू की बनाई गई है, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि इल्म आदात क्या चीज़ है। शमा की कीमत क्या है? 410 है। शमा की कीमत क्या है? 410 है। इल्म आदात के लिए देखिए, आपके लिए एक नई स्लाइड मैंने ऐड की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मदद मिले। क्या था? शमा ना 410 है। देखिए, इल्म आदात से सवालात पूछे जाते हैं। देखिए, हर एक जो वर्ड है उसका एक नंबर गिना काउंट किया गया है। शीन है, पेन नहीं चल पा रहा है, पहले शीन था ना, शीन, इसमें देखिए शीन कहाँ, शीन के लिए 300 आता है। उसके बाद मीम था, मीम के लिए कितना है? मीम कहाँ गया भाई? हाँ, मीम, मीम के लिए कितना है? 40, 40 आ गया मीम के लिए। आगे आइन है, शमा आइन था ना आपका, आइन आइन आइन, हाँ, आइन है 70, आइन क्या है? 70। इसको आप जोड़िए, कितना हो गया? 300 ए हो गया, ठीक है। ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे करके जोड़ लीजिए, आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है? 7 4 11, ठीक है। 11 का एक आपका हासिल एक बचता, जैसे पहले हम लोग जोड़ते थे, 4 हो गया तो 410 है। कितना आ गया? 410। आपका ऑप्शन कौन वाला सही था? देखिए इसमें 410। तो शमा की कीमत क्या थी? 410 थी। तो इल्म आदाद इसको देख करके बार बार समझ लीजिए कि अलिफ के 1 है, बा 2 है, जीम 3 है, दाल 4, पहले तो ऐसे तरतीब से चलता है, ठीक है, 6 है, 7 है, ऐसे ऐसे करके अगर आप 2-3 बार याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इल्म आदात का क्वेश्चन 1 नंबर आप हल करके आएंगे। एक मैंने हल करके दिखा दिया, इसी तरह से हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या है? शेरी महासिन को उजागर करना और उससे लुत्फ अंदोज होना क्या कहलाता है? इल्म बयान। इल्म बयान पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, बयान व सनाए पे, ठीक है। उसमें आप इल्म बयान, इल्म बदी यानी तशबीह क्या है, किनाया क्या है, इस्तिआरा क्या है, मजाज क्या है,
हुस्न तालील क्या है, सब चीज़ों को डिटेल से मिसाल के साथ मैंने समझाया है। प्लीज़ आप उसको देख करके जाएंगे तो आपको इल्म बयान पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसका नोट उर्दू का 20 नंबर का नोट के लिए मैं बोला हूँ 99 आप जो है मेरे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कीजिएगा, तो एक स्कैनर या नंबर बताऊंगा, उस पर करने के बाद फिर आपको दिया जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास होता, मैं बनाता, तो आप लोगों के लिए सब मैं फ्री करता। ठीक है, क्योंकि बनाते दूसरे लोग हैं। चलिए आगे क्या है। मौलाना हाफिज शाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह खान बहादुर फजीलत जंग बानी जामिया निज़ामिया के बानी। इसमें पूछा जा रहा है, जो ख़त कशीदा है फजीलत जंग, ये क्या है? ये इनका लक़ब है। एक चीज़ याद रखिएगा, उर्फ़ क्या होता है? उर्फ़ जो है, जैसे घर और के लोग किसी, जैसे कोई घर में क्या होता है, किसी का नाम अब्दुल हामिद है, लेकिन उसके दादी दादा क्या थे, वो बहुत सांवले थे, उसका नाम कल्लू रख दिया, अब्दुल हामिद उर्फ कल्लू। तो उर्फ क्या हो गया? जो उनका पुकारू नाम होता है। ठीक है। जैसे कोई है इब्राहिम उर्फ मुन्ना, मुन्ना क्या है? छोटे थे लोग जो है मोहब्बत में उनको मुन्ना कहने लगे। या कोई लेडीज़ है तो उसको बहुत लोग का नाम रख देते हैं मुन्नी, चुन्नी, ये सब क्या, यही उर्फ होता है। ठीक है। आगे खिताब, खिताब का मतलब ये होता है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। जैसे सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब दिया गया, किसी अंग्रेज़ों ने दिया था। अलम जो आपका हकीकी नाम है। ठीक है। तो चारों के बारे में मैंने बता ही दिया है। क्या है इसमें? लक़ब है। लक़ब से भी नवाजा जाता है, लक़ब का नाम। और खिताब जो दिया जाता है, ठीक है, जैसे कोई एजाज़ यानी भारत रत्न का खिताब भी मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से। और लक़ब क्या है? जैसे सचिन तेंदुलकर को लक़ब क्या दिया गया था? मास्टर ब्लास्टर। तो इस तरह से ये सब लक़ब दिया जाता है। ओह तहरीरी यानी ओह तहरीरी किस्सा, जिसे एक नशिस्त में यानी छोटा छोटा किस्सा, उसको क्या कहते हैं? अफसाना। असनाफ़े किस्म यानी नस्म, नस्र और नज़्म, इसके बारे में डिटेल से वीडियो है, एक बार देखेंगे तो अफसाना क्या है, किस्सा क्या है, नावल क्या है, नावलेट क्या है, ड्रामा क्या है, सब के बारे में मैंने डिटेल से बताया। ठीक है। मसनवी, तो मसनवी शेरी मजमूए को मसनवी कहते हैं। मजमून दूसरी चीज़ है, कसीदा दूसरी चीज़ है। ठीक है। आगे क्या है? वहाँ पर तुमको भी जाना है। तो यहाँ जो भी करके ताकीद की जाए, क्या है? यानी हरूफ रब्त है। रब्त क्या है? जो लिंकर, दो जुमलों या हर्फ के बीच में लिंक पैदा करता है। हरूफ अत्फ जो कि कंजंक्शन होता है, जो दो छोटे छोटे जुमलों को जोड़ता है। फ़िजाइया क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ ताज्जुब के साथ इजहार की जाती है। हरूफ तखसीस, कोई चीज़ ख़ास की, यहाँ तखसीसी है, तुमको भी जाना चाहिए। तो भी क्या हुआ? हरूफ तखसीस है। तो इसलिए आपका तखसीस वाला सही हो रहा है। और किससे सवालात पूछे जा रहे हैं? और इसमें जो मका, वक्त और ज़मा, जो ज़मानो मकान के बारे में बताता है, उसको इसमें क्या कहते हैं हम? उसको इसमें ज़र्फ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इसमें ज़र्फ़ के नाम से। इसमें कैफियत, इसमें आला जो कोई टूल्स बताता है, इसमें जमा जो जमा के बारे में बताता है। ठीक है। आगे क्या है? एहसास खुदी। एहसास खुदी क्या है? इजाफत की किस्म, क्योंकि उर्दू क्या आपकी है? उर्दू में, उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी फ़ारसी है। कुछ अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज अरबी के लिए गए हैं, बहुत सारे अल्फाज आपके फ़ारसी यानी पर्सियन के लिए गए हैं। तो एहसास खुदी ये पर्सियन स्टाइल है यानी इजाफत की। तो एहसास खुदी को इस मुरक्कब इजाफ़ी अलामत कसरा वाले को हरूफ इजाफ़ी में कैसे बदलेंगे? एहसास खुदी। ठीक है। यानी खुदी का एहसास जो बाद में आता है, उसके आगे का की के बढ़ाते हैं। तो खुदी का एहसास, खुदी मतलब होता है जो आदमी अपने यानी अपने बारे में सोचता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी मतलब अपने आप को, खुद अपनी ऐसी ख्वाहिश रखो कि खुद अल्लाह ताला आपसे पूछे कि तुम्हारी रज़ा क्या है। बहुत लोग कहते हैं यार मेरे किस्मत में नहीं था, नहीं हो पाए। नहीं, वो कह रहे हैं अपने आप का हौसला बुलंद रखिए, आप हर चीज़ पा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पे, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, ठीक है। तो शाहीन परिंदे की तरह ऊपर उड़ने वाली चीज़ है, ठीक है। तो खुदी मतलब अपने आप को, तो एहसास खुदी यानी खुदी का एहसास, ठीक है। इसकी ट्रिक यही है, जो आखिर में है उसके आखिर में काकी के देख करके जो ऑप्शन सही होगा वही आपका सही माना जाएगा। आगे क्या है, ज़हीन अशरफ जमात हफ्तुम यानी 7वीं जमात की तालिबा है। अशरफ नहीं, यानी अशरफ थोड़ा सा पता नहीं भाई, अशरफ मुझे जेंट्स नाम लग रहा है, अशरफ, ठीक है। जमात हफ्तुम की तालिबा है, ख़त कशीदा लफ्ज़ जुमले के एतबार से क्या होगा बताइए। ज़हीन अशरफ, ये क्या है, मुब्तदा की तौसी है। अशरफ जो है मुब्तदा है, उससे पहले आकर के मुब्तदा की तौसी की गई, यानी मुब्तदा को बड़ा किया गया है। आगे क्या है, यानी जुम्मन की खाला के पास थोड़ी ही मिल्क थी। मिल्क मतलब मिल्कियत यानी माल, माल और दौलत। तो इसमें मिल्क क्या है, इसकी मिल्क की जमा यानी वाहिद का जमा पूछा जा रहा है। मिल्क की जमा अमलाक। मुलूक ये होता है बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मलाइक कहते हैं, मलाइका यानी फरिश्तों को, ठीक है। तो अमलाक आएगा। मैंने ग्रामर की उसमें एक क्लास ली है, उसमें बताया है कि वाहिद का जमा किस तरह बनाया जाता है। काम करते रहो तनख्वाह मिलेगी, फ़ेल हाल की किस्म इसमें कौन सी है, फ़ेल हाल मुजारे। काम करते रहो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलिए, साइल को कभी ना अपने दर से टालो। साइल मतलब सवाल करने वाला यानी मांगने वाला। कोई भिखारी है तो अपने दरवाजे से उसको धुतकार कर मत भगाओ, इसमें ये बात कही जा रही है, ठीक है। क्योंकि कुरान भी कहता है फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, कि ऐ नबी तुम यतीमों को हकीर मत समझो। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, यानी तुम, साइल मतलब क्या, मांगने वाले, यानी साइल अरबी लफ्ज़ है। व अम्मस्साइल फ़ला तनहर, यानी ऐ नबी तुम मांगने वाले को, तनहर यानी मत झिड़को, मत डांट के भगाओ। नहीं देना है तो अच्छी ज़ुबान से कह दो, ठीक है। तो साइल मतलब मांगने वाला, ठीक है। इस्लामी तरीका यही है जो मैंने अभी कुरान की 2 आयत पढ़ के सुनाई है, ठीक है। ये किताब जिसकी है उसको दे दो, ये किताब जिसकी है उसको दे दो। ये कौन सी ज़मीर है, ये आपका ज़मीर मौसूला है। पेन का कलर चला गया, चलिए, हाँ क्या है, ये ज़मीर मौसूला है, ज़मीर मौसूला। आगे है नज्म के लुग़वी माना क्या है, धागे में मोती पिरोना। जैसे धागा लेकर के उसमें मोती जो है, जैसे तस्बीह वगैरह बनती है, मोती डाल करके गले में पहनते हैं, वही, उसी का नाम क्या है, नज्म है। आगे क्या है, अब्दुस समद अब्दुस सत्तार अल्फाज कहलाते हैं। हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी, एक सवाल इससे ज़रूर आएगा। हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी कितने हैं, कहीं कहीं किताबों में आपको 13 लिख के आता है और कहीं कहीं 14 लिख के आता है। 14 हुरूफ शमसी, 14 हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी जो होते हैं उसमें जो अलिफ लाम होता है, अलिफ लाम को पढ़ा जाता, वो क्या नाम है, अब्दुस समद, यानी उसमें हुरूफ शमसी में क्या है, अलिफ लाम को नहीं पढ़ते हैं, और हुरूफ कमरी में क्या होता है, अलिफ लाम को पढ़ते हैं, ठीक है।
हुरूफ कमरी में अलिफ लाम को पढ़ते हैं, हुरूफ शमसी में नहीं पढ़ते। जैसे अब्दुस सत्तार, सीन क्या है, हुरूफ शमसी है इसलिए लाम को नहीं पढ़ा। अब्दुस समद, ठीक है, अब्दुस समद में अलिफ लाम को नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि स्वाद क्या है, शमसी है। अब्दुल अहद में अब्दुल अहद अलिफ लाम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अलिफ किस में आता है, कमरी में आता है, ठीक है। तो हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी 14 हैं, कहीं आपको 13 दिया रहेगा। इसको हम आपको ऐसी ट्रिक से समझाएंगे इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। पहले आप देखिए, इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसमें जो आपके 14 हुरूफ कमरी हैं, ये अगर आ गए कहीं तो वहाँ हम लाम को पढ़ते हैं, तो एक याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आप छांट सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखिए, हुरूफ कमरी हम 14 मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कैसे पढ़ेंगे, अबिग अबिग हज का वखफ अकीमा, मेरे साथ 2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। अबिग हज का वखफ अकीमा, आ अलिफ है, फिर बा, ठीक है, उसके बाद गैन। देखिए मिट जा रहा है, क्या करें भाई। अबिग हज का अबिग हज का वखफ अकीमा, 2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। अबिग हज का वखफ अकीमा, अबिग में 3, हज्जका में 3, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, भाग रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अबिग हज्जका 3 3 6 हो गए, वखफ 3 3 6 3 तिरिका 9 9 हो गए ना, 9 हो गए यहाँ तक। अब यहाँ कितने हैं, ऐन काफ या मीम हा, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 9 5 14, यानी 14 एक ही ट्रिक में आपने याद कर लिया, नहीं ऐसे घूमते रहेंगे। अबिग हज्जा का वखफ अकीमा करके ट्रिक याद रख लेंगे, हुरूफ कमरी याद हो जाएंगे। इसको याद करके कि कहाँ अलिफ बा गैन हा जीम काफ वाव खा फा ऐन काफ या मीम हा, जहाँ है वो हुरूफ कमरी है। ट्रिक अच्छी लगी है तो मेरे एफर्ट को एक बार उसकी हौसला अफजाई करते हुए, आप लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ट्रिक कैसी लगी आपको, ठीक है। मैं बहुत सर्च करके इसको बनाया हूँ, बहुत लोग अलग अलग ट्रिक बनाते हैं, मुझे ये सबसे सूटेबल लगी थी। चलिए, देखिए हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी क्या है, यहाँ देखिए दिया है 14 है, ठीक है। ये सारे दिए हैं, ऐसे आप रटते रहेंगे, ठीक है। हुरूफ कमरी की तादाद 13, यहाँ अलिफ हटाएंगे तो 13 हो जाएगी, ठीक है। जैसे बा जीम हा खा ऐन गैन फा काफ काफ मीम वा, ऐसे रटते रहेंगे, ठीक है। ये बहुत लोग मजमुआ ऐसे बनाते हैं, सब मुझे मजमुआ समझ में कम आया, ठीक है, इसलिए मैंने उसको आप लोगों के लिए पेश किया। आगे है, गुल्हाए मोहन को आंसुओं के तारों में यानी पिरोता रहता है। गुल्हाए मोहसिन या मोहन को आंसुओं के तारों में, तो आंसुओं के तारों में पिरोता रहता है। ऐ अब्र रवा जा सिवाय सूए वतन जा। इल्म बयान में ख़तकशीदा अल्फाज किस शेरी हुस्न को उजागर करते हैं, किस शहरी हुस्न को उजागर करते हैं, ये जो है किनाया है। तशबीह में क्या होता है, एक की मुशाबहत दूसरे से दी जाती है, लेकिन इसमें काकी के का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिआरा में इसमें एक की मुशाबहत दूसरे से तो दी जाती है, लेकिन अदाते तशबीह वगैरह नहीं रहता है। मजाज मुरसल जहाँ तशबीह नहीं पाई जाती है। किनाया किसी को किसी से मतलब किसी जैसे बनाया था, इशारा किनाया होता है ना, कहते कुछ है मुराद कुछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कहा जाए फला आदमी ज़्यादा राख वाला है, राख वाला मतलब उसके घर में ज़्यादा राख निकलती, यानी ज़्यादा मेहमान नवाज है।
पहले ज़माने में कहा जाता कि फलां आदमी लंबी चादर वाला है। पहले लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने वगैरह में जिसके पैसे होते थे वो लंबी चादर ओढ़ा करते थे। लंबी चादर वाला मतलब अमीर आदमी है, ठीक है। तो इस तरह से किनाया उसको कहते हैं। चलिए, तो एक किनाया की मिसाल है। आगे क्या है, सेठ जौहरी बनिए व साहूकार, शेख जौहरी बनिए व साहूकार, खाते थे सब यानी नकद, अब खाते हैं उधार। मतलब सेठ साहब, जौहरी साहब जिस जो यानी जेवलर जो जेवर वगैरह बेचता है, बनिया जो गल्ला वगैरह बेचता है, और साहूकार जो टैक्स वसूलते हैं, क्या है, खाते थे जो नकद, नकद पैसा ले लेकर खाते थे, अब खाते हैं उधार, अब उधार ले लेके खाते हैं। ये क्या है, सनाते मुबालगा है, यानी मुबालगा यानी सनाते मुबालगा की ये मिसाल दी जा रही है, ठीक है। चलिए, आगे आपका मैथ का 20 क्वेश्चन। अब देखिए, मैथ में तो मैं बहुत ज़्यादा पारंगत हूँ नहीं, मैथ में बहुत ज़्यादा मैं समझा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैथ मेरा आगे हाई स्कूल के बाद मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। साइंस और मैथ में मैं उतना ज़्यादा नहीं हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। आगे चलते हैं, मैथ के आगे क्या आपका है। ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे, आप उसका हिस्सा बन जा, डाल दूंगा, ठीक है। आगे क्या है, फिजिकल साइंस, इसके 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में भी वही फिजिकल से मुतालिक सवालात पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। फिजिकल साइंस यानी जो आपने क्लास 10 तक पढ़ी है वही सब सवालात पूछे जाएंगे। फिर बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी के सवालात कितने हैं, ये कितने पूछे जा रहे हैं, 10 सवालात आते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस के भी आपके 10 सवालात आएंगे। उसके बाद क्या है आपका, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद सोशल साइंस। हाँ, सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में अच्छे से समझा सकता हूँ, और इसके भी आपके 20 मार्क्स आते हैं, 20 नंबर के सोशल साइंस आते हैं, ठीक है। सोशल साइंस के कोर सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री आते हैं, जिसको आप तारीख कहते हैं, जियोग्राफी आते हैं, जिसको जोग्राफिया कहते हैं, और एक पॉलिटी यानी उलूम सियासियात आता है। नंबर 4 पे आपका इकोनॉमी पूछा जाता है, जिसको कॉमर्स के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। सोशल साइंस में मेजर यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। चलिए, पूछा जा सकता है कि सोशल साइंस के कितने सब्जेक्ट हैं। यूरोपीय अक़वाम के ज़रिए हिंदुस्तान के बहरी रास्ते की दरियाफ्त की अहम वजह थी, क्या थी, हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात का क़याम। ये जो सब बाहर से लोग, चाहे अरब वाले आए या यूरोप वाले आए या जो है तुर्क वाले ने टर्की से आए, अफ़गानिस्तान से आए, मुग़ल हुकूमत आई, जितनी भी हुकूमतें आई हैं यहाँ, सब किस गरज से हिंदुस्तान आए थे, सब तिजारत की गरज से आए थे। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा, ठीक है, तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए। आगे है सरमाई फसल। सरमाई मतलब ये हुई जो सर्दी वाले फसल, ठीक है, यानी दलवा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, धान या दाल। देखिए, आपको पता है आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इधर क्या है, गेहूं तो होता नहीं है। यहाँ क्या है, कुछ कुछ इलाके जो समंदर के किनारे हैं, वहाँ साल में 2 बार धान की खेती, इसलिए यहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, चावल की रोटी खाएंगे, और हैदराबादी बिरयानी फेमस ही है, ठीक है। तो चावल ज़्यादा यहाँ उगाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कुरनूल वगैरह में, करनूल का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सब के चावल हर जगह, हैदराबाद, आप सिकंदराबाद, कहीं भी आप चले जाएं, काजीपेट, वरंगल, वहाँ आपके उसके वो मिलते रहते हैं। तो क्या है, सरमाई फसल क्या है, धान या दाल। आगे क्या है,
अशोक ने धर्म की तबलीग के लिए सफ़ीरों को जिन ममालिक को भेजा, एक आपके हिस्ट्री से सवालात है, ठीक है। क्या है अशोक ने भेजा, ठीक है। दिल्ली को मरकज़ मानते हुए उन ममालिक के करीब से दूर की तरतीब, दिल्ली को हम सेंटर मानेंगे। दिल्ली से सबसे करीब कौन सा पहले इलाका था? सबसे पहले श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता है, ये साउथ में आप जाएंगे, क्या नाम, तमिलनाडु की जानिब, तो तमिलनाडु की जानिब जाएंगे तो उसके नीचे ऐसे लटका हुआ, ऐसे बना हुआ, वही श्रीलंका है। फिर मुल्क शाम पड़ेगा, फिर मिस्र पड़ेगा, फिर यूनान पड़ेगा, ठीक है। ये तरतीब पूछी जा रही है, यानी आपकी जियोग्राफी का सवाल है। आगे है देही सतह पर, यानी देहाती सतह पर, ठीक है, जिसको आप कहते हैं यानी पंचायती राज सिस्टम के से बारे में सवालात पूछे जाएंगे, यानी रूरल एरिया। देही सतह पर ज़मीनी इस्लाही इक़दामात के लिए कौन मनसूबाबंदी और अमल आवरी करते हैं, यानी गांव लेवल पे आपकी पॉलिटिक्स में कौन मंसूबाबंदी करते हैं, इसके बारे में सवालात है। ग्राम पंचायत, यानी डिसेंट्रलाइजेशन बना दिया गया है, कुछ चीज़ों को मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है। जैसे आप डिफेंस देखेंगे, जैसे अभी आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग चल ही रही है, अभी कल ही यानी रात में अटैक किया गया उनके जो दहशतगर्दाना जो ठिकाने हैं उस पर, और तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट, जैसे कश्मीर स्टेट है लेकिन उसको वो उतना नहीं, क्योंकि ये डिफेंस का मैटर किसमें है, मरकज़ी हुकूमत। या कुछ मैटर जो है जैसे एजुकेशन, आपका तालीम का क्या है, एक कनकरेंट लिस्ट में है, यानी ऐसी जो लिस्ट बनी है उसमें दोनों का हक है, यानी सेंट्रल का और स्टेट का। और जैसे गांव देहात पे जो डेवलपमेंट का काम होगा उसको ग्राम पंचायत देखती है, जिसका एक मुखिया सरपंच होता है, जिसको प्रधान कहते हैं, ठीक है, एक सेक्रेटरी होता है, और शहरों में क्या होता है, काउंसलर होता है, ठीक है। तो वही सब है। पॉलिटिक्स से सवालात पूछे जा रहे हैं। शिमाली मगरबी यूरोप के मुत्तहिदा अमरीका के मशरकी साहिल की जानिब चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? ये कहती हैं तिजारती हवाएं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे क्या है, जेल के जोड़े मिलाइए, इसमें आपका मिलाते हैं। पहला एक का बी है, यानी खलीज किसको कहते हैं? आबी अजसाम जिसके तीन तरफ ज़मीन और एक जानिब पानी होता है, उसको क्या कहते हैं? ऐसे मिलाओ, खलीज, ठीक है। दूसरा बी का डी, यानी जजीरे नुमा किसको कहते हैं? इसको इससे मिलाते हैं, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी, एक जानिब ज़मीन होती है। उसके बाद क्या है, तीन का ए, यानी खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी देश में आपका अरब वगैरह आता है, इसका एक क्या होगा? समंदरी ज़मीन में दाखिल होना, खाड़ी का लुग़वी माना है। उसके बाद एक बसता है, यानी धारा माना आहिस्ता बहना, ठीक है। इस तरह से मिलाने वाला सवालात आपका आएगा। आगे क्या है, आसिफ जाही जिसे मुग़लों की जानिब से निज़ाम का खिताब नहीं मिला, कौन कौन है? 1, 2 और 4, यानी सालार जंग। यहाँ ऑप्शन में क्या पूछा क्या जा रहा है, इस पर ध्यान ले जाइए। पूछा जा रहा नहीं मिला। सालार जंग को निज़ाम का खिताब दिया गया था, इसलिए निज़ाम की हुकूमत आपके दक्कन, यानी जिसको दक्कन कहते हैं, कहाँ? हैदराबाद में रही। सालार जंग म्यूज़ियम आपका कहाँ है? आपका हैदराबाद में है। लेकिन नासिर जंग, ठीक है, आगे क्या है, सलाबत जंग, मुजफ्फर जंग, इन लोगों को खिताब नहीं दिया गया, सालार जंग को दिया गया, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों वाले सही होंगे, यानी पहला, दूसरा और चौथा। आगे क्या है, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में मुरवज ज़ुबान क्या है? अवधी। कौन सी ज़ुबान है? अवधी बोली जाती है उधर, यानी लखनऊ के आगे।
यानी जेल में कौन सा काम आबी ज़ख़ीरगी प्रोग्राम के लिए अहम नहीं है, यानी पीने के पानी की सहूलत। चलिए आगे क्या है। दर्ज में कौन सी अदालत बच्चों के केसों की सुनवाई करती है? सेशन कोर्ट। कौन सी करती है? सेशन कोर्ट करती है। या सेशन कोर्ट के अलावा अगर कहीं लिख के आ गया जुविनाइल कोर्ट कहीं लिख के आ गया तो उस पर भी टिक कीजिएगा, ठीक है, जुविनाइल कोर्ट। आगे क्या है। जेल के जोड़े मिलाइए, यहाँ भी जोड़े हमको मिलाना है भाई। एक का सी यानी मुस्तकिल टैक्स निज़ाम किसने दिया था? कोरन वाल्स ने। चलो इसको मिला दिया मैंने। दूसरे का ए यानी एक साला टैक्सी निज़ाम किसने दिया था, यानी टैक्स वाले निज़ाम? वारन हेस्टिंग, ठीक है, वारन हेस्टिंग ने। महलवारी निज़ाम, ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने के ये सब थे, ठीक है। महलवारी निज़ाम किसने दिया है? तीसरा का डी लेंगे, विलियम बेंटिक। आगे है रइयतवारी निज़ाम किसने दिया था? एक ही बच रहा है आपका, बी से मिला देंगे, थॉमस मुनरो। आगे क्या है। कौन से बुनियादी हुकूक में ये शामिल है कि एक मुजरिम को उस वक्त के मौजूदा कानून से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती? कौन है? दस्तूरी चारा जोई का हुकूक। इसको इंग्लिश में कहते हैं यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। इसमें ये कहा जाता है कि जिस टाइम उसने कसूर किया, गलती किया, उस टाइम जो कानून बना है उसी के अकॉर्डिंग उसको जस्टिस मिलेगा। एक वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया था, अगर आप लोग देखे होंगे, जिनकी एज ज़्यादा होगी, जो डीलेट का कर रहे होंगे, 2012 में दिल्ली में एक आया था निर्भया केस। यानी चलती बस में 4 लोग मिल करके एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड, उसके साथ ज़बरदस्ती उसका रेप किया और उसकी प्राइवेट पार्ट में वही जो 17 साल का नाबालिग था उसने लोहे की राड ऐसी डाल दी कि कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसको कहाँ सिंगापुर लेकर गए, वहाँ से मरी। फिर निर्भया कांड पूरे दिल्ली के, पूरे हिंदुस्तान में उसका प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद फिर पार्लियामेंट के लोग थे, ये हुए कि भाई जो जघन्य अपराध यानी जो ज़बरदस्त क्राइम करता है उसको, उसकी एज ये जो 18 से घटा करके 16 की जाए, ताकि इसको जो है जिसने ऐसा जुर्म किया जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हुई है उसको फांसी की सज़ा, उसको फांसी की सज़ा नहीं मिले, क्योंकि 18 साल में कुछ महीना कम था। लेकिन कानून उसके बाद बना तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के तहत उसको फांसी नहीं हुई, उसको जुवेनाइल कोर्ट में रखा गया, यानी सुधार गृह करके, यानी उसकी काउंसलिंग करके उसको कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया। ठीक है, तो यही है कि जिस टाइम आपने यानी जुर्म किया है, अपराध किया है, यानी कोई कुछ ऐसा आप मुजरिम बने हैं, तो उस टाइम जो कानून में था उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, आगे क्या है। अक्टूबर की गर्मी के मुतालिक जेल में कौन सा दुरुस्त नहीं है? ज़मीन में नमी रहती है, गलत। हवा में रुतूबत की कमी, ये सही है। साफ़ आसमान, अजीम तरीन रुतूबत के हालात, देखिए नहीं पूछा जा रहा इसलिए वही सही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अवामी हमल व नकल के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाना चाहिए? पेट्रोल। ठीक है, अपने तौर पे कहा गया सीएनजी भी, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि दिल्ली वगैरह में चल ही रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, शमसी तवानाई, जो आजकल सोलर के आप देखेंगे सोलर की गाड़ियां भी आ रही हैं। ठीक है, लोग मारुति भी, सोलर की स्कूटी तो आ ही रही थी बहुत पहले ही से। इसमें क्या है, पॉल्यूशन कम होता है बस।
आगे चलते हैं। तो शमसी निज़ाम आपके समझ में आ गया। आगे क्या है? हाँ, आगे क्या है? 95 क्या है? कर्पस मिशन की नाकामी के बाद गांधी जी ने कौन सी तहरीक शुरू की? उसके बाद चंपारण तहरीक, चंपारण में एक तहरीक शुरू की थी गांधी जी ने। ठीक है, तो यानी हिस्ट्री से सवालात पूछा गया। गैर मुल्की पार्चा और नमक बाइकाट, यानी यानी नमक के खिलाफ बाइकाट किया गया। और गैर मुल्की पार्चा और नमक बाइकाट किस तहरीक के दौरान मुनाकिद किया गया? तहरीक आदम ताउन, यानी नन कोऑपरेशन मूवमेंट। नन कोऑपरेशन मूवमेंट तकरीबन कब आया था? याद रखिएगा 1920 में। और इसी के साथ एक और आया था जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन, 1920 से, दोनों साथ साथ चल रहा था। आगे क्या है? सतह ज़मीन के करीब ज़्यादा दबाव की वजह होती है जौहर का ज़्यादा वज़न। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या है? अगर हिंदुस्तान में वक्त शाम के 6:30 हों तो 75 डिग्री पे मगरिबी तूलुल बलद पर क्या होगा? तो इससे हम 3 घंटा आगे बढ़ जाएंगे। 6 3 9 यानी 9:30। ठीक है, देखिए वक्त शाम के 6:30 यानी शाम के वक्त 6:30 बज रहा है, तो हम AM यानी 9:30 दिन यहाँ होगा। ठीक है, यानी लंबा वक्फा होगा। ठीक है, आगे चलिए। रूस के कम्युनिस्ट इनकलाब से कौन गैर मुतासिर था? ठीक है, जो उससे मुतासिर नहीं था। ठीक है, मुनावेंद्र नाथ राय। ठीक है, चलिए ये सब इंग्लिश के नाम है इसलिए उर्दू में सही से पढ़े भी नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से नकल होकर के आते हैं। आगे है मीरा पाई भी तहरीक उसके लिए मुनज़्ज़म की गई। किसके लिए मुनज़्ज़म की गई? शराब की बदसलूकी की वजह से होने वाली अवामी ख़राबी को दूर करने के लिए मीरा पाई भी तहरीक को मुनाकिद किया गया था। ठीक है, चलिए ये आपका 100वां क्वेश्चन था। अब आप लोग जाने से पहले फीडबैक ज़रूर दे के जाइए कि इसकी तहलील, इसका तज्ज़िया, इसका एनालिसिस कैसा रहा। फीडबैक देकर ज़रूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तो 2021 का मैंने किया है, अब इंशाल्लाह 2022 वाला करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, 2022 का अगली क्लास में करेंगे। इसी तरह से जब यानी एनालाइज करके हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 21 हो गया, 22, 23, 24, ये 4 अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी समझ, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर का मैंने ऑपरेशन किया है। आप लोग भी बने रहे। तो चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में, अभी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन मैंने यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जमा किया है। एक क्लास में मैंने 100 किया था, अभी 150 से ऊपर जमा है। इंशाल्लाह उसकी क्लास आगे लेंगे, फिर इसको हम एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करेंगे। और आप इंग्लिश के लिए, ठीक है, अंग्रेज़ी के लिए, उर्दू के लिए आप TG टेट वाली जो प्ले लिस्ट बनी है आपके, उसमें क्या नाम है, मेरे चैनल पे आप निज़ाम एकेडमी पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में ज़रूर उसको देख लीजिए। आपका दोनों उर्दू इंग्लिश दोनों तैयार हो जाएगा। और क्या नाम है इसका, मैं जो है इसके बारे में पढ़ा ही रहा हूँ आगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट अफेयर। ठीक है, और उर्दू का और मज़ीद मटेरियल चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे मिलता है हल्की फुल्की कीमत पे दे दिया जाएगा, क्योंकि मकसद है कि आप कामयाब हो जाएं, मेरी खुशी उसी में है। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।